हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने हमारे ऑप्टिक्स सीरीज का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों आपने देख लिया होगा। अगर तीनों आपने देखा तो प्रकाश का परावर्तन आपका तैयार हो गया होगा। आप जानते हो लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हमने प्रकाश के परावर्तन की पूरी थ्योरी आपको समझाई है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रकाश किरणें कैसे परावर्तित होती हैं, वस्तु कहाँ पे रखा होगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यूवीएफ में क्या रिलेशन होता है, पूरा हमने डिटेल समझाया है। और लेक्चर नंबर 3 में हमने उसी के न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं, और जो भी न्यूमेरिकल लगवाए हैं सारे मास्टरपीस क्वेश्चन है, किसी न किसी कंपटीशन में जरूर पूछे गए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑप्टिक सीरीज का, जिसमें हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको समझाएंगे, और साथ ही साथ अपवर्तन का नियम क्या आप पढ़ोगे, क्रांतिक कोण क्या होता है आप पढ़ोगे, उत्तरवनिता का सिद्धांत आप देखोगे, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। आप हमारे ऑप्टिक सीरीज को लेक्चर नंबर 1 से लेके और लास्ट तक आप देखना, पूरा का पूरा ऑप्टिक्स आपका कंपटीशन लेवल पे तैयार होगा। शुरू करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या चीज है। अच्छा, उसके पहले आपको समझाएं। देखो दो प्रकार का माध्यम होता है, एक पारदर्शी माध्यम और दूसरा अपारदर्शी माध्यम। जैसे मान लो हमारे आपके बीच में कोई कांच की प्लेट लगा दी जाए, तो ठीक है, लगी रहे, आप हमको देखते रहोगे, हम आपको देखते रहेंगे। तो जो कांच की प्लेट है प्रकार से क्या पारदर्शी माध्यम है, आर पार दिखाई दे रहा है, आप हमको देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं। और वहीं पे मान लो कोई ब्लैक कलर का कोई कपड़ा लगा दिया, कोई हमने चार्ट पेपर यहां पे लगा दिया, तो ऐसी दशा में आप जानते हो जब सामने हमको देखने की कोशिश करोगे तो हम नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो चार्ट पेपर दिखाई पड़ेगा ब्लैक कलर का। या अगर हम आपको देखने की कोशिश करेंगे तो हम आपको नहीं देख पाएंगे, वो आपका ब्लैक कलर का क्या चार्ट पेपर दिखाई पड़ेगा, मतलब प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पा रही हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम। तो जो हमको समझाना था, दो प्रकार का माध्यम होता है यहाँ पे, एक पारदर्शी माध्यम जिसमें कि आर पार दिखाई पड़े, और दूसरा अपारदर्शी माध्यम जिसमें आर पार दिखाई ना पड़े। अब हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। जानते हो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग व पारदर्शी माध्यम में से होकर दूसरे समांग व पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और जानते हो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरने के दौरान अपने मार्ग से विचलित हो जाने की प्रक्रिया या घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, हम यह भी आपको समझाएंगे प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्यों है। बस आप अंत तक बने रहना, और केवल अंत तक नहीं बनना है, आपको ऑप्टिक्स की पूरी सीरीज हमारी देखनी है। पहले तो आपको समझाया अपवर्तन की घटना में होता क्या चीज है। आप सामने देखना, ये आपका ये बीच में एक लाइन खींची हुई है, आप ये मान के चलना कि दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। आप जानते हो इसके नीचे का माध्यम सघन है, इसीलिए हमने इसको शेडेड कर दिया, और ऊपर का माध्यम क्या विरल है। ये आपका शेडेड नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और यहां पे जस्ट अपोजिट आप देख रहे हो, ऊपर का माध्यम क्या सघन और नीचे का माध्यम क्या विरल है। आप पूछोगे सघन विरल का मतलब क्या हुआ, आपको समझाएं। जैसे ये सघन है, इसका मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स के बहुत पास पास हैं, सघन कहलाएगा। और यहां पे विरल है, इसका मतलब क्या, इसके मॉलिक्यूल्स अपेक्षाकृत यहां पे क्या दूर दूर हैं, तो क्या विरल कहलाएगा। जैसे क्लास में इतने ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर सबसे कहें कि सब दूर दूर हट के बैठो, 4 की सीट है तो केवल 2-2 करके बैठो, खूब दूर दूर बैठो, तो ऐसी दशा में क्या कहलाएगा, विरल। और अगर मान लो सारे बच्चे इकट्ठा होकर आगे की 4-5-10 सीट में आपका इकट्ठा हो जाए, बाकी पूरी सीट खाली रहे, तो जो बच्चे बिल्कुल पास पास सटके बैठे उसको हम क्या बोलेंगे, सघन, बहुत डेंस है, बहुत पास पास बैठे हुए हैं। तो सघन और विरल माध्यम आपने देखा। और होता क्या चीज है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और उसी प्रकार से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हम आपको यह भी समझाएंगे क्यों झुकती है अभिलंब की ओर, और यहां पे क्यों दूर हटती है अभिलंब से, हम ये भी आपको समझाएंगे। फिलहाल अभी आप देखना, ये मान लो कोई प्रकाश की कोई किरण है, ऐसे इस प्रकार से, ये लो विरल माध्यम में चलते हुए और इस प्रकार से यहां पे आई, ये आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाएगा। तो ऐसी दशा में ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। देखो अगर दोनों माध्यम बराबर होता तो स्केल हमारा रखा होता और लाइन ऐसे खिंच गई होती, लेकिन नहीं, ये माध्यम विरल है, ये माध्यम क्या सघन है, विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब यही तो है, ठीक। तो आप जानते हो किधर हमने अभिलंब की ओर झुकाया, ऐसे, ये लो इस प्रकार से इधर निकल गया। और वहीं पे यहां पे कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आ रही है, लो आप देखना ऐसे, ये आई, आपतित किरण है, और ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु, और डॉटेड लाइन क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो ऐसी दशा में प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो अगर दोनों माध्यम बराबर होता तो स्केल हमारा ऐसे रखा होता और सीधे ऐसे लाइन खिंच गई होती, लेकिन ये सघन, ये विरल माध्यम बदला, आप जानते हो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी, इधर की तरफ गई।
आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसको हम आपतन कोण कहते हैं, वो आई से लिखते हैं। ये अपवर्तित किरण है, अभिलंब से जो कोण बनाती है इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं और अपवर्तन कोण कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर भी वही नियम। ये कौन सी? आपतित किरण। आपतित, आ मतलब आओ, पतित मतलब गिर जाओ, आके यहां पे गिरो। तो ये जो किरण आप देख रहे हो आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब से जो कोण बनाती है इसको हम क्या बोलेंगे? आई, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। अच्छा, उसी प्रकार से ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब से जो कोण बनाती है इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। इस प्रकार से आपने देखा आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है और अपवर्तित किरण क्या होती है। और यहां पे आप देख रहे हो आई की वैल्यू हमारी यहां पे क्या ज्यादा है, आर की वैल्यू क्या कम है। ये इस प्रकार से, ये ठीक। और यहां पे जस्ट अपोजिट है, यहां पे आई की वैल्यू क्या कम है और आर की वैल्यू क्या ज्यादा है, इस प्रकार से, ऐसे। ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है एक बार फिर आपको समझा। जब कोई प्रकाश कण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में से होकर गुजरती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाने की इस घटना या प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के दो नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम के नाम से लोग जानते हैं। अब देखो प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आप पूछोगे इसका मतलब क्या? जैसे आपको समझाएं, हमारा व्हाइट बोर्ड है, सामने आपको दिख रहा है, ये आपतित किरण ये भी व्हाइट बोर्ड में समाया हुआ है, ये अपवर्तित किरण ये भी व्हाइट बोर्ड में समाया हुआ है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब ये भी व्हाइट बोर्ड में समाया हुआ है। मतलब कि तीन के तीनों क्या व्हाइट बोर्ड में समाये हैं, मतलब तीन के तीनों क्या एक ही तल में है। ये पहला नियम है। यही बात आप वहां पर भी देख रहे हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीन के तीनों हमारे बोर्ड के तल में समाये हैं। इसका मतलब क्या हो कि तीन के तीनों आपका एक ही तल में है। ये पहला नियम है। आपको फिर समझाएं, ऐसा नहीं है कि प्रकाश कण को हम इधर के बजाय ऐसे यहां से डालें ऐसे, ठीक है, और ये बोर्ड के तल में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या ये भी नहीं होगा कि प्रकाश किरण को हमने यहां पे डाला, ये व्हाइट बोर्ड के तल में है, ये व्हाइट बोर्ड के तल में है और ये निकल के आपका इधर चला या उधर चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जानते हो पहला नियम क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं, चाहे प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए और सघन से विरल में चाहे जाए। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या है जानते हो? दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब क्या? साइन। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, तो आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या हुआ? साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। इन दोनों का अनुपात सदैव नियत होता है और इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आप यूं कह सकते हो यहां पे साइन आई अपान साइन आर दैट इज इक्वल टू 1 and 2। ध्यान देना, हमने 1 and 2 क्यों कहा? जिस माध्यम के सापेक्ष उसको पहले लिखते हैं और जिस माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसको बाद में लिखते हैं। और एन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन अंक, या इसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो आप जानते हो दूसरा नियम जिसको हम स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं, वो नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, इन दोनों का अनुपात सदैव नियत होता है, कांस्टेंट होता है। और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आप यहां पे बराबर क्या कांस्टेंट भी कह सकते हो ऐसे। ये स्नेल का नियम हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। देखो, कारण शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में जानकारी आपको दें। आप जानते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में तमाम प्रकार के गुण पाए जाते हैं। फिलहाल अभी आप अपवर्तन आप पढ़ रहे हो। आपको बताएं प्रकाश के बारे में सन 1600 के आसपास की कहानी आपको सुनाए यहाँ पे। जानते हो वैज्ञानिक न्यूटन का आपने नाम सुना होगा और वैज्ञानिक हाइगन का आपने नाम सुना होगा, ठीक। तो सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है, नन्ही नन्ही कणिकाओं के रूप में चलता है। और इसी आधार पे वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश के बारे में अपना एक सिद्धांत दिया जिसको प्रकाश के कणिका का सिद्धांत नाम दिया गया। और जानते हो अपने सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने प्रकाश संबंधी उनके टाइम पे जितने भी गुण की जानकारी थी उन गुणों की व्याख्या भी न्यूटन कर ले गए। परावर्तन की, अपवर्तन की, हर प्रकार की व्याख्या भी न्यूटन ने किया। अच्छा, उसी के 3-4 साल बाद फिर वैज्ञानिक है हाइगन। इन्होंने प्रकाश के बारे में बताया कि नहीं, प्रकाश कणिका के रूप में नहीं चल सकता, प्रकाश तो तरंगिकाओं के रूप में चलता है। और इन्होंने प्रकाश के बारे में क्या तरंगिका का अपना सिद्धांत दिया। और इन्होंने भी प्रकाश संबंधी उस समय जो जो घटनाएं या गुण की जानकारी थी उसकी व्याख्या हाइगन ने भी करी अपने हिसाब से। अब हुआ क्या, न्यूटन के मानने वाले कहते थे कि हाइगन की थ्योरी गलत है, प्रकाश तरंगिका के रूप में नहीं चल सकता है, प्रकाश कणिकाओं के रूप में चल सकता है।
और हाइगन के मानने वाले कहते थे नहीं, न्यूटन की थ्योरी गलत है, प्रकाश कणिकाओं के रूप में नहीं चल सकता है, प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में चलता है। इस प्रकार से दोनों में अपना अपवाद लगातार बना रहा, काफी सालों तक बना रहा, लगभग 14 साल तक यह अपवाद चलता है। लगभग 14 सालों तक दोनों के बीच में विवाद या मतभेद कह लो, यह चलता रहा। अगर जानते हो एक जगह आके दोनों की थ्योरी में कंट्राडिक्शन था, वो बात क्या थी जानते हो? न्यूटन की जो थ्योरी थी, कणिका सिद्धांत था, यह कहता था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। और हाइगन का जो तरंगिका सिद्धांत था, वो यह कहता था इसका उल्टा, मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। और आपको फिर समझाएं, इन लोगों ने जबरदस्ती थोपा नहीं था, अपने हिसाब से जो भी उनको जानकारी थी उसके हिसाब से उन्होंने प्रूव कर रखा था। न्यूटन अपने कणिका सिद्धांत के आधार पर उन्होंने प्रूव कर रखा था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। उनके मानने वाले उनकी बात को सही मान रहे थे। और इधर हाइगन वाले 3 साल बाद इन्होंने भी प्रूव किया, हाइगन ने भी, कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। कंट्राडिक्शन था। और यह उस समय का दौर था कि जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। फिर एक वैज्ञानिक है, उनका नाम था फोको। कुछ बुक्स में इन्हीं का नाम फुकाऊ मिलेगा, इंग्लिश मीडियम के बुक्स में इन्हीं का नाम फैकाल्ट मिलेगा। ये सब एक ही वैज्ञानिक के नाम है, चाहे फोको नाम से कहीं आपको पढ़ने को मिल जाए, चाहे फुकाऊ के नाम से पढ़ने को मिल जाए, और चाहे फैकाल्ट के नाम से पढ़ने को मिल जाए। जैसे आप ही का घर का नाम को दूसरा, बाहर का नाम को दूसरा, उस प्रकार से एक ही वैज्ञानिक है, नाम अलग अलग। उस वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार लोगों को बैठा के और प्रयोग करके दिखाया किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज्ञात करने की विधि उसने खोज करी और लोगों को बैठा के प्रयोग करके दिखाया। और जो प्रयोग करके दिखाया तो प्रयोग करने पर यह निकला कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। उसी के बाद से न्यूटन की थ्योरी जो थी, कणिका सिद्धांत था, वो अमान्य कर दिया गया। भाई जो चीज अपनी आंखों से दिखाई पड़ा हम उसी को तो मानेंगे वहां पे। तो न्यूटन की थ्योरी जो थी, कणिका सिद्धांत था, उसको अमान्य कर दिया गया और हाइगन के तरंगिका का सिद्धांत आपका आगे बढ़ा। तो इस प्रकार से आपको यह समझना है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अगर आप ये जानना चाहते हो हाइगन ने कैसे इसको प्रूव किया, तो हमारे इसी चैनल पे एक बार आप सर्च करना, हाइगन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या और प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। काफी डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी, पूरा का पूरा तरीका आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हाइगन ने इसको प्रूव किया था। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक पे आने के पहले एक बार फिर आपको बताएं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। भाई सीधी सी बात है, आपको मान लो सड़क पे जाना है, अगर सड़क बिल्कुल साफ सुथरी है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अधिक स्पीड से निकल जाओगे, व्यवहारिक बात है। और अगर मान लो कहीं आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बहुत जाम लगा हुआ है, रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक है, तो निश्चित रूप से आपको जाने में वहां पे क्या कठिनाई होगी, ज्यादा समय लगेगा, आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। वही बात यहां पर भी है। विरल माध्यम है, मॉलिक्यूल्स का दूर दूर है, निश्चित रूप से प्रकाश किरणें अगर उसमें से गुजरेंगी उनकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। और अगर सघन माध्यम है, प्रकाश किरणें उसमें से गुजरेंगी, मॉलिक्यूल्स का बहुत पास पास है, गुजरने में टाइम लगेगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से आप ये मान के चलना कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक व सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। और जानते हो हाइगन ने एक फार्मूला भी दिया, वो फार्मूला क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। यहाँ पे V1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। I क्या है, पहले माध्यम में आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण, मतलब आपतन कोण। और आप जानते हो R क्या चीज है, दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण, मतलब अपवर्तन कोण। तो हाइगन की थ्योरी के अनुसार ये फार्मूला है, और स्नेल के अनुसार फार्मूला क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी को आप क्या कहते हो, 1n2 कहते हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हो। अब आप यहां पे आ जाओ, हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है। तो आप जरा यहां पे देखना, अगर हाइगन की थ्योरी अगर आप लगाते हो तो आप यहां पे देख रहे हो साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और अभी हमने आपको क्या समझाया, आप देखना यहां पे ये विरल माध्यम है, इसमें चाल V1 मान लो, ये सघन माध्यम है, इसमें चाल आप यहां पे V2 मान लो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे, अगर आपसे पूछें कि V1 और V2 में कौन बड़ा होगा, तो निश्चित रूप से आप कहोगे V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा। तो आप जरा यहां पे देखना एक मिनट के लिए, V1 बड़ा हो गया और V2 छोटा हो गया। अब इस थ्योरी पे आओ, अगर V1 बड़ा है, V2 छोटा है, मतलब अंश बड़ा, हर छोटा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। मतलब आप जानते हो साइन आई क्या होगा, बड़ा होगा, और साइन आर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक। और अगर आपसे पूछें साइन 0 की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप क्या बोलोगे, हाफ, उससे ज्यादा है ना।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√2 और ज्यादा है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 और ज्यादा है ना। और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 सबसे ज्यादा है ना। मतलब कोण अगर बढ़ता गया तो साइन में उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका उल्टा भी बोल दो, साइन में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो निश्चित रूप से कोण क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप यूं कह सकते हो, अगर साइन आई बड़ा है साइन आर छोटा है तो निश्चित रूप से आई क्या होगा, बड़ा होगा, और आर क्या होगा, छोटा होगा। मतलब आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा, और यह तब होगा जब प्रकाश किरणें अवलंब की ओर झुके। समझ में आया? प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्यों मुड़ जाती हैं, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अवलंब की ओर क्यों झुक जाती हैं, उस क्यों का जवाब ये 3 लाइन में है। आप जरा वहां पे चलो, आप यहां पे देख रहे हो सघन से विरल में गई, अवलंब से दूर हटी, वही सिद्धांत यहां पे लगाओ। आप देखो पहला माध्यम है, अच्छा पहला माध्यम क्यों मान रहे हैं, प्रकाश किरण इधर तो आ रही है, जिधर से आएगी उसको पहला माध्यम मानेंगे, और जिधर जाएगी उसको दूसरा माध्यम मानेंगे। तो आप यहां पे देखना V1 पहला माध्यम में चाल, और यहां पे V2 दूसरे माध्यम में चाल। अब आप आगे चलो, अगर आपसे पूछें V1 V2 में कौन बड़ा होगा, तो अभी हाइगन की थ्योरी हमने आपको समझाई है। निश्चित रूप से आप कहोगे यहां पे कि V1 का मान क्या होगा, छोटा होगा, और V2 का मान क्या होगा, बड़ा होगा। आप यहां पे देखना V1 इज लेस देन V2। ठीक, अच्छा फार्मूला क्या बोलता है हाइगन का, साइन आई अपान साइन आर दैट इज इक्वल टू V1 अपान V2। फिर वही थ्योरी है आपका, यहाँ पे V1 का मान छोटा है, V2 का मान बड़ा है, तो निश्चित रूप से साइन आई का मान छोटा होगा और साइन आर का मान क्या होगा, बड़ा होगा। आप यहां पे आओ, तो यहां पे देखना साइन आई छोटा और साइन आर बड़ा। फिर अभी हमने आपको समझाया, अगर साइन आई का मान छोटा है साइन आर का मान बड़ा है, तो निश्चित रूप से आई का मान क्या होगा, छोटा होगा, और आर का मान क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब आपतन कोण क्या होगा, कम होगा, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा, और यह तब होगा जब प्रकाश किरण अवलंब से दूर हटे। इस प्रकार से हमने आपको कारण समझाया कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के दौरान प्रकाश किरण अवलंब की ओर क्यों झुकती हैं, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के दौरान प्रकाश किरणें अवलंब से दूर क्यों हटती हैं। मतलब प्रकाश किरणों में अपवर्तन की घटना क्यों पाई जाती है, उस क्यों का जवाब आपने देखा। अब आगे चलते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। देखो प्रकाश की उत्क्रमणीयता नाम से स्पष्ट है आपका, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का मार्ग बदल जाए क्या होगा, आप पढ़ने जा रहे हो। देखो यहां पे सामने एक डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक लाइन खींची हुई है। लाइन यहां पे देखो दिखने में लाइन लग रही है, लेकिन वास्तव में क्या सरफेस है, तल है। इसके नीचे का माध्यम क्या है, आप देखो कांच, मतलब क्या, सघन, और ऊपर का माध्यम क्या है, यहाँ पे वायु, विरल, एयर है। ठीक है, आप यूं कह सकते हो ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। उसी प्रकार से डायग्राम यहां पर भी आप देख रहे हो, नीचे आपका यहाँ पे क्या ग्लास है, ऊपर यहाँ पे क्या एयर है। अगर आपसे कहें दोनों डायग्राम में क्या अंतर है, तो फिलहाल तो अभी कोई अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा, दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। आप खाली समझते चलो। मान लो कोई प्रकाश किरण यहां से ऐसे आई, ये ठीक, ये इस प्रकार से, इसको आप क्या बोलोगे, आपतित किरण। ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु, और ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में आप देखना ये कुछ एंगल हमारा है, इस एंगल को आप यहां पे क्या बोलोगे, आई से। ठीक, अच्छा उसी प्रकार से ये माध्यम क्या, एयर है, विरल है, ये क्या ग्लास है, सघन है। अभी तुरंत आपने समझा विरल से सघन में जाएगा, अवलंब की ओर झुक जाएगा। तो आप जानते हो प्रकाश किरण यहां पे क्या, इधर की ओर ऐसे ये निकल गई इधर। ठीक, अगर प्रकाश किरण यहां से सीधे ऐसे आती है, लाइट डाल के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप देखना इसमें, जैसे यहां से ना आपतित किरण ये सीधे ऐसे। ठीक, तो अगर माध्यम ना बदलता, आप ध्यान देना यहाँ पे कंपेयर करो, अगर माध्यम ना बदलता, जो माध्यम ये वही माध्यम ये है, तो प्रकाश तो सीधी रेखा में जाता है ना, तो प्रकाश का रास्ता यही तो होता। ठीक, लेकिन आप यहां पे देख रहे हो ये विरल, ये सघन हुआ, तो अपने रास्ते से क्या विचलित हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इधर की ओर झुक गया। अच्छा उसके बाद सुनो, इस कोण को आप क्या बोलते हो, आपतन कोण आई से लिखते हो, और इस कोण को किससे, अपवर्तन कोण स्मॉल आर से लिखते हो। ये अपवर्तन कोण स्मॉल आर हो गया। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में जानते हो, अगर हम आपसे कहें कि साइन आई अपान साइन आर, जैसे आप देखना साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, VA अपॉन VG। आप पूछोगे VA अपॉन VG का मतलब क्या, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, मतलब वायु में प्रकाश की चाल, और VG का तात्पर्य यहां पे क्या हुआ, कांच में प्रकाश की चाल। अभी हमने देखा हाइगन का तरंग का सिद्धांत के आधार पे ये फार्मूला निकला था। अच्छा उसके बाद अगर हम प्रकाश कण को बजाय इधर से इधर डालने के, अगर प्रकाश कण को हम इधर से डालें, जैसे हम लेजर लाइट के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं, अगर प्रकाश कण को हम यहां से उल्टी डायरेक्शन में डालें, मतलब जैसे ना इधर से निकल के इधर आई, अब हम प्रकाश कण को यहां से इस प्रकार से ऐसे डालें, देखो ये। ठीक, तो आप जानते हो उसका रास्ता यही तो होना चाहिए।
प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। आप ध्यान से सुनना, अगर दोनों माध्यम बराबर होता तो प्रकाश बिल्कुल सीधे, देखो ऐसे ही है, बिल्कुल सीधी ऐसे, बिल्कुल ऐसे जाती, ऐसे, ठीक। लेकिन आप जानते हो ये माध्यम क्या सघन, ये माध्यम क्या विरल, तो प्रकाश कण अपने मार्ग से क्या विचलित, देखो इसका मार्ग यही तो है, अपने मार्ग से विचलित हुई कि नहीं, इधर की ओर जाएगी। तो उत्क्रमणियता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश कण को अगर आप इधर से डालते हो ऐसे, ठीक, तो प्रकाश यहां से होकर इधर जाएगी, और अगर प्रकाश कण को आप यहां से डालते हो ऐसे, इधर से डालते हो, ठीक, तो यहां से आपका घूमते हुए और इधर निकल जाएगी। मतलब आप यूं कह सकते हो पथ वही है, डायरेक्शन केवल चेंज हो गया, गमन पथ, आने जाने का रास्ता वही है, ठीक है, केवल डायरेक्शन चेंज हो गया। इधर से डालोगे इसी रास्ते से गुजरेगी, इधर जाएगी, और इधर से डालोगे इसी रास्ते से गुजरेगी और इधर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में दोनों डायग्राम एक ही में दिखा पाना मुश्किल होगा, तो इधर से डालने का डायग्राम तो हमने ये दिखाया, और इधर से डालने का डायग्राम हम यहां पे दिखाएंगे। इसीलिए इनिशियल स्टेज में हमने डायग्राम में कोई डिफरेंस यहां पे नहीं किया था। तो ऐसी कंडीशन में जरा उधर भी बना के दिखाते हैं। आप देखना जितना एंगल यहां पे है, अब आपको अपनी निगाहों से अंदाजना है, हम कोशिश करेंगे जितना एंगल यहां पे बिल्कुल उतना एंगल आपका वहां पर बने, ठीक। देखो अगर हम इसको ऐसे रखें ऐसे, तो आप निश्चित रूप से कहोगे सर ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल यहाँ पे क्या कम है। थोड़ा सा हमने और बढ़ाया, आप कहोगे अभी भी कम लग रहा है। थोड़ा सा और बढ़ाया, आप कहोगे अभी भी कम लग रहा है। हमने थोड़ा और बढ़ाया, आप कहोगे अभी भी कम लग रहा है। मान लो हमने इतना किया, ठीक, तो संभवतः आपको यहाँ पे क्या, ये एंगल आपको, ये एंगल यहाँ पे क्या बराबर दिख रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने एंगल यहाँ पे दिखाया आई, या ये आपका इधर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना ये हमने खींच लिया। अच्छा उसी प्रकार से यहाँ पे आओ, जितना एंगल यहाँ बना हुआ है उतना एंगल हम यहाँ पर भी बनाएंगे। अब उसी प्रकार से इस एंगल को आप कंपेयर करो यहाँ पे, अगर हम ऐसे इस प्रकार दिखाएं तो आप कहोगे सर ये तो ज्यादा बड़ा है, छोटा है। हमने थोड़ा और बड़ा किया, अगर आपको बराबर दिख रहा हो तो बताओ, अभी भी आप कहोगे वो ज्यादा बड़ा है, छोटा है। हमने इसको और इस प्रकार से किया, अभी भी आप कहोगे छोटा है। हमने इसको थोड़ा सा ऐसे किया, ठीक है, अब लगभग आपको बराबर दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इधर निकल के ये ऐसे, ये, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में इधर से प्रकाश कण गई इधर, ठीक। अगर देखने में कोई भी एंगल आप मान लो, यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से 60 से कम लग रहा होगा, 30 डिग्री मान लो लग रहा है। तो यहां पर भी आप देख रहे हो 30 डिग्री लग रहा है, यहाँ पे क्या 60 डिग्री लग रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखते हो, आप सुनो, जब प्रकाश कण यहां से घूम कर यहां पे गई, कोई नापा नहीं जा रहा, अंदाज से यहाँ पे लिखा जा रहा है कि मान लो 60 डिग्री है, इसको भी कुछ आप मान लो 30 डिग्री है, ठीक। तो उसी प्रकार से 30 डिग्री यहां पे, तो अंदाज के 30 डिग्री यहां पर भी। ये आपके यहाँ पे 60 डिग्री, तो आप जानते हो अंदाज के 60 डिग्री यहां पर भी, ठीक। इसका नाम हमने क्या आई दिया, तो आप जानते हो आई इसलिए नहीं कि आपतन कोण है, आप यूं मान के चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कि 60 डिग्री को हमने एक सिंबल दे दिया आई, और 30 डिग्री को एक सिंबल हमने दे दिया आर। तो उसी प्रकार से ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो इसको भी हमने वही सिंबल दिया यहाँ पे, ये क्या आई, और यहाँ पे 30 डिग्री, तो इसको हमने सिंबल यहाँ पे दे दिया आर। ये हो गया। अब अभी हमने आपको क्या समझाया कि प्रकाश किरण को जब आप यहां से डालोगे इधर से, तो इधर से आके इधर निकल जाएगी, और उसी प्रकाश किरण को जब आप इधर से डालोगे तो इधर निकल जाएगी। आप यूं कह सकते हो लाइन वही खींची रहेगी, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में इधर से डाला इधर निकल गया, उसका डायग्राम ये बना, और जब इधर से डालेंगे इधर निकल जाएगा, तो उसका डायग्राम हम बगल में ये बना रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ऐसे, ये लो, ठीक। अब अगर आपसे कहें कि यहां पे आप वही हाइगन का सिद्धांत लगाओ, तो हाइगन का सिद्धांत अगर आप लगाओगे, आप जानते हो, तो प्रकाश कण इधर से आ रही है, पहला माध्यम हुआ, दूसरा माध्यम हुआ, आप जानते हो साइन आई बटे साइन आर दैट इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी हो गया। अच्छा उसी प्रकार से अगर यहां पे आपसे कहें, तो यहां पे अब ये पहला माध्यम नहीं है, क्योंकि प्रकाश कण इधर से निकल के इधर आ रही है, तो पहला माध्यम आपका यहाँ पे ये माना जाएगा, दूसरा माध्यम यहाँ पे क्या ये माना जाएगा। तो यहां पे आप क्या कहोगे, साइन आर, ठीक, अपॉन साइन आई। आपको फिर समझाएं, यहाँ आपतन और अपवर्तन की बात नहीं है। देखो मापतन कोण यहाँ पे आई है इसलिए नहीं कह रहे हैं, हमने 60 डिग्री यहाँ पे है, 60 डिग्री को एक सिंबल दे दिया आई, 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री को हमने एक सिंबल दे दिया यहाँ पे आर, और क्योंकि ये भी 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी सिंबल वही आर बना हुआ है। आर इसलिए नहीं कि आपतन कोण या अपवर्तन कोण है, आर इसलिए कि 30 डिग्री को हमने सिंबल दे दिया स्मॉल आर, 30 डिग्री को हमने यहाँ पे सिंबल दे दिया स्मॉल आर, उसी प्रकार 60 डिग्री को हमने सिंबल दे दिया आई। अब ऐसी कंडीशन में आप जानते हो, अभी हमने आपको समझाया, प्रकाश किरण को अगर हम यहां से ऐसे डालते हैं ये, ठीक, तो आप जानते हो विरल माध्यम सघन माध्यम अवलंब की ओर झुका, और निश्चित रूप से आपका यहाँ पे ये कोण ज्यादा होगा, ये कोण कम होगा, इसीलिए अपनी मर्जी से हम ये भी नहीं करें 60 डिग्री होगा, हो सकता कोई और डिग्री हो, केवल समझाने के लिए इसको 60 माना गया, इसको 30 माना गया, केवल समझाने के लिए, ये 60 है तो ये भी 60 माना गया, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री माना गया। अब आपको ये समझना है कि प्रकाश किरण को अगर हम यहां से डालते हैं ये, ठीक, तो आप जानते हो विरल से सघन में आया, अवलंब की ओर झुका, और प्रकाश कण को अगर यहां से हम डालेंगे, ठीक है, आप जानते हो देखो ये ऐसे, ठीक, तो सघन से विरल में गया, आप देखो है ना, ये
सघन से विरल में गया तो अविलंब से दूर हटा। रास्ता यही रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगा। इधर से डालोगे तो इधर आएगा, इधर से डालोगे तो इधर आएगा। दोनों बातों को एक ही डायग्राम में दिखाया नहीं जा सकता। तो इधर से डालने वाले को इस डायग्राम में दिखा रहे हैं और इधर से प्रकाश किरण को डालने को आपका यहां पे जो घटना है उसको हम यहां पे दिखा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अब देखना, अगर हाइगन का सिद्धांत लगाते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री आपतन कोण माना जाएगा और 30 डिग्री यहां पे अपवर्तन कोण माना जाएगा। आपतन कोण के लिए सिंबल यहां पे क्या आई है, अपवर्तन कोण के लिए सिंबल यहां पे क्या आर है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहला माध्यम हमारा क्या वायु है, यहां पे वीए हो गया, दूसरा माध्यम हमारा यहां पे क्या कांच है, यहां पे क्या वीजी हो गया। अब यही बात यहां पर भी लगाओ। अब यहां पे पहला माध्यम हमारा कौन, ये है, ठीक, कौन, कांच। तो इसके लिए आपका यहां पे क्या आपतन कोण कितना 30 डिग्री, और 30 डिग्री के लिए सिंबल क्या आर, तो हमने साइन आर ऊपर लिखा। दूसरा माध्यम हमारा कौन, ये है वायु, और वायु में आप देख रहे हो ये कोण कितना 60 डिग्री है, और 60 डिग्री के लिए सिंबल हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आई, तो यहां पे हमने क्या आई लिखा बराबर। अब यहां पे वेलोसिटी आओ, तो पहले माध्यम में चाल, तो पहला माध्यम यहां पे क्या है, कांच, तो इसमें चाल किससे लिखोगे आप, वीजी से, तो यहां पे क्या हो गया वीजी, ठीक, अपान। फिर दूसरा माध्यम आपका यहां पे क्या वायु, तो यहां पे क्या लिखोगे वीए, ये वीए हो गया। अब यहां पे इक्वल लगाओ, यहां पे इक्वल लगाओ। अब जरा सा स्नेल का नियम देखना, याद करना। आप जानते हो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या बटे दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, और इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहां पे आओ, पहला माध्यम क्या है वायु और दूसरा माध्यम क्या कांच, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पे आप आओ, यहां पे पहला माध्यम क्या कांच है और दूसरा माध्यम क्या वायु है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा GNA। आप ये देखना, ठीक, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। अब दोनों को हम यहां पे क्या कंपेयर करेंगे, और बल्कि आप यूं कह सकते हो कि दोनों का आपस में हम गुणा करने जा रहे हैं। कैसे गुणा करोगे, आप देखना, हम इधर से उठाते हैं VA अपान VG, इधर देखना VA अपान VG गुणे इधर का पोर्शन लेते हैं VG अपान VA, VG अपान VA दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे आओ, ये क्या लिखा हुआ है ANG इनटू, और यहां पे क्या लिखा हुआ है GNA, यहां पे क्या हो गया GNA, ठीक। आप जानते हो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो इस प्रकार से आपका यहां पे क्या निकला ANG इंटू GNA दैट इज इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला आपको मिल गया, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, इसी पे अभी आगे और आपको पढ़ाई करनी है। आपको समझाएं, ANG का मतलब क्या हुआ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और GNA का मतलब क्या हुआ, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इन दोनों का गुणनफल सदैव क्या होगा, 1 के बराबर होगा। आप यहां पे कह सकते हो ANG दैट इज इक्वल टू 1 अपान GNA, या उसी प्रकार से GNA दैट इज इक्वल टू 1 अपान ANG, मतलब अगर आपको GNA का मान मालूम है तो 1 अपान कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा ANG, या अगर आपको ANG का मान मालूम हो तो 1 अपान कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको GNA, और साथ ही साथ आप देख रहे हो ANG इंटू GNA दैट इज इक्वल टू 1। अगर मान लो हम यहां पे वायु कांच ना ले, पहले माध्यम को 1 से लिखें, दूसरे माध्यम को 2 से लिखें, तो आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि 1N2 इंटू 2N1 दैट इज इक्वल टू 1, ये, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा एक फार्मूला उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के आधार पर, एक बार आपको फिर समझाएं। आप देख रहे हो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, ऐसे ये पहला माध्यम हमने क्या विरल माना, दूसरा माध्यम क्या सघन माना, अवलंब की ओर झुकी, इस रास्ते से गुजरी। और अगर हम जानते हो प्रकाश किरण को जैसे हमने पहली बार हमने यहां से डाला था, ऐसे इस प्रकार से ये, ठीक, आप जानते हो अपने मार्ग से क्या विचलित हुई, अवलंब की ओर यहां पे क्या झुकी। अच्छा, उसी प्रकार से अगर यहां से प्रकाश किरण को डालें ऐसे, आप देखो तो आप जानते हो पहला माध्यम सघन, दूसरा माध्यम क्या विरल है, अवलंब से क्या दूर हटी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, गमन पथ तो वही है, पथ रास्ता, लेकिन डायरेक्शन केवल चेंज हुआ, इधर से किए तो इधर गया, इधर से किए तो इधर गया। इस एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने दो डायग्राम क्यों बनाया, पहला डायग्राम बनाया आपका इधर से इधर जाते समय, और उधर का डायग्राम दिखा इधर से इधर आते समय। देखो जैसे अभी आपने देखा कि प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, त्रिकोणीयता के सिद्धांत के आधार पर क्या निकला, ANG इंटू GNA बराबर क्या 1, या फिर 1N2 इंटू 2N1 बराबर क्या 1। अगर मान लो कोई प्रकाश किरण है किसी 3 माध्यम से होकर गुजरे, तो इसी पैटर्न पे अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो यहां पे ना कि 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1 दैट इज इक्वल टू 1। सेम पैटर्न, ये लो
ऐसे, ठीक। समझाने के लिए एक डायग्राम सामने देखना। हम यहां पे क्या तीन माध्यम ले रहे हैं। ऊपर का माध्यम वायु, एयर, बीच वाला माध्यम वाटर। आप जानते हो पानी भी जो हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं, ये भी एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो आप जानते हो वाटर। और नीचे आपका यहाँ पे क्या, ग्लास, कांच, पारदर्शी कांच ले लिया। एक जानकारी आपको दें, ये सबसे ज्यादा विरल है, इसकी तुलना में ये सघन है, और इसकी तुलना में ये और सघन है। आप पूछोगे आप ये कैसे कह पा रहे हैं, तो आपको समझाएं। अभी आपने अपवर्तनांक देखा था, ठीक। अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा होगा माध्यम उतना ज्यादा सघन होगा, अपवर्तनांक जितना ही कम होगा माध्यम उतना ही विरल होगा। वायु का या निर्वात का अपवर्तनांक कितना, 1 मानते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33, जिसको 4/3 भी आप कह सकते हो। 4 को 3 से भाग करो 1.33 आएगा। अच्छा, कांच का 3/2, 3 को 2 से भाग करो 1.5 आएगा। तो जरा पॉइंट में ही कंपेयर करो। आप जानते हो वायु निर्वात का कितना, 1, जल का कितना 1.33, उससे ज्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या, इसकी तुलना में ये क्या है, सघन है, या इसकी तुलना में ये क्या, विरल है। अच्छा, यहां पे आओ, जल का कितना हमने बोला 1.33 और इसका कितना 1.5, तो 1.33 से 1.5 ज्यादा है। इसका मतलब इसकी तुलना में ये क्या, सघन है, या इसकी तुलना में ये क्या, विरल है। अब ऐसी कंडीशन में दिखाते हैं आपको ध्रुवनीयता का सिद्धांत। मान लो कोई प्रकाश किरण है और वायु से चल के आपका यहां पे आई। जैसे आप यूं समझो, ये जो यहां पे आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, किसको लाइन मत समझना, ये दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। ऊपर का माध्यम क्या, वायु है, और नीचे का माध्यम क्या, जल है। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पे आओ, ये आपका यहां पे कोई लाइन मत समझना, ये आपका जानते हो दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है। इसके ऊपर का माध्यम क्या है, ये इतना क्या, जल है, और नीचे का माध्यम में आपका यहां पे क्या है, कांच है। मान लो कोई प्रकाश कण वायु से आई और आप यहां पे क्या, जल वाले पृष्ठ पर आपतित हुई। हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये प्रकाश कण यहां से ऐसे आई, ये ठीक, रुक गई। क्यों रुक गई, माध्यम बदल रहा है। अगर माध्यम ना बदला होता तो स्केल हमारा रखा होता और लाइन अब तक खिंच गया होता। आप जानते हो माध्यम बदल रहा है, ठीक। तो हमको यहां पे क्या, अभिलंब की आवश्यकता होगी, ऐसे। ये कौन सा आपतन कोण कहलाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये माध्यम का विरल, ये माध्यम का सघन, विरल से सघन में जाएगा, निश्चित रूप से अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, अगर माध्यम ना बदलता रास्ता यही तो होता। लेकिन आप जानते हो ये विरल, ये सघन है, अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक। तो क्या इधर की ओर झुकाएं, ऐसे नहीं, तुरंत आप टोकोगे कि नहीं, ये तो आपका और दूर जा रहा है अभिलंब से, जबकि अभिलंब की ओर आना चाहिए। तो आप जानते हो इसका रास्ता ये होता कब, अगर दोनों माध्यम बराबर होता, ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, हम इसको अभिलंब की ओर झुकाएंगे। आप देखो अभिलंब की ओर झुका, ये ध्यान से देखना भाई। अगर माध्यम ना बदलता, बार बार आपको दिखाना, स्केल हमारा रखा हुआ है, आप बताओ इसका रास्ता यही तो होता। लेकिन ये विरल, ये सघन, अभिलंब की ओर झुक गया। फिर आप पूछोगे यहां पे क्यों रुक गया। देखो, जब जब माध्यम बदलेगा तब तो हमारी कलम यहां पे रुकेगी। माध्यम बदलने पे आप जानते हो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए कलम हमारी रुक जा रही है। आप आगे देखना, यहां पे क्या, जल यहां तक है, लेकिन ये जो नीचे आप यहां पे देख रहे हो, ये क्या, पृष्ठ है, दो माध्यमों को पृथक करने वाला। ऊपर क्या जल है और नीचे क्या, कांच है। यहां पे जल का अपवर्तनांक कितना, 1.33, और इसका अपवर्तनांक कितना, 1.5। जल की तुलना में कांच क्या, सघन है। प्रकाश किरणें एक बार अपने मार्ग से फिर विचलित होंगी और अभिलंब की ओर झुकेंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, हमको यहां पे पहले अभिलंब की आवश्यकता हुई, ये अभिलंब हो गया, ठीक। ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन। तो प्रकाश किरण आप जानते हो एक बार फिर आपका यहां पे झुकी और झुक के आपका इधर ये निकली, ऐसे। बहुत ध्यान से आप देखना, अगर जो माध्यम ये है, मतलब जल, अगर वो जल नीचे होता तो स्केल हमारा रखा होता और सीधे लाइन ऐसे खिंच गई होती, प्रकाश किरण सीधे ऐसे जाती। लेकिन ये यहां पे जल और ये क्या है, कांच, एक बार फिर झुकी और इधर निकल के गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम आपसे कहें, आप सुनो कि 3 माध्यम है, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल, तीसरा माध्यम कांच। तो इसी पैटर्न पे अगर आप सकें फार्मूला क्या लिखोगे, तो आप यहां पे देखना, आप यहां पे क्या लिखोगे, ANW। कैसे, वायु से किसमें, कांच में। अच्छा, एक जानकारी और आपको दें, आप सुनो, यहां पे नीचे इस जगह पे आप आओ, ऐसे, ये ठीक। और जानते हो नीचे कांच के बाद मान लो फिर आपका वायु आ गया, ये ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको दिखाएं तो यहां पे ये अभिलंब, ठीक, और ये क्या, सघन, और ये क्या, विरल। सघन से विरल में जाएगा, निश्चित रूप से अभिलंब से दूर हटेगा।
आप जानते हो प्रकाश किरण आपका इधर ये निकल गई ऐसे। तो अगर आपसे पूछे यहां पे कितना माध्यम इन्वॉल्व हुआ, तो आप 3 ही माध्यम तो कहोगे। कैसे? पहला माध्यम क्या? वायु। दूसरा माध्यम क्या? जल। तीसरा माध्यम क्या? कांच। नीचे तो फिर वायु है, ये वायु आपका यहां पे बराबर। माध्यम कितने इन्वॉल्व है? 3। तो अगर इसी पैटर्न पे आपसे पूछें कि बताओ फार्मूला क्या होगा, तो आप यहां पे देखो वायु से किसमें गया? जल में, तो आप जानते हो ANW हो गया। फिर इनटू करो, फिर जल से किसमें गया? कांच में, तो आप यहां पे क्या करोगे? WNG करोगे, ठीक। उसके बाद फिर इनटू करो, फिर आपका कांच के बाद कहां पे गया? वायु में, तो यहां पे क्या कहोगे? GNA करोगे यहां पे, और दैट इज इक्वल टू 1। एक फार्मूला आपका ये भी निकला ऐसे, ये ठीक। अब अगर आपसे कहें कि WNG बराबर क्या होगा, तो WNG यहीं पे रोक लो, बाकी सबको ट्रांसफर करो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 अपान, और यहां पे हो जाएगा ANW और इंटू GNA, ठीक। आप आगे देखना, 1 अपान, यहां पे आओ, ANW ऐसे ही रहेगा, और यहां पे GNA जो लिखा है अभी तुरंत आपने देखा था, हमने आपको समझाया था, GNA की जगह पे अगर आप चाहो तो 1 अपान ANG भी लिख सकते हो, ठीक। अभी इसी के नीचे हमने समझाया था आपको, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये डबल बटे तो ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो WNG दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया, तो यहां पे क्या हो गया? ANG, और अपान करके यहां पे क्या हो गया? ANW, ये हो गया। और एक जानकारी दें, जानते हो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ANG है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसी को हम अगर चाहें तो सीधे सीधे NG भी लिख सकते हैं, और NG का मतलब क्या हुआ यहां पे कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये है। उसी प्रकार यहां पे ANW है, इसका मतलब क्या हुआ? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और इसी को अगर हम चाहें तो NW भी लिख सकते हैं, मतलब जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो एक फार्मूला यहां पे निकल के आया, आप देख रहे हो ऐसे, ये इसी को चाहो तो उलट भी सकते हो, जैसे WNG लिखा है, मतलब क्या? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर हम यहां पे GNW लिख दें, ये लो, तो GNW बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान WNG, ये लो। कैसे? अभी आपने देखा था, देखो ANG इंटू GNA बराबर क्या? 1। तो उसी पैटर्न पे ANG बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान GNA, या GNA बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान ANG। तो उसी प्रकार से यहां पे देखो WNG अगर है, उसकी जगह पर हमने GNW लिखा, तो आप जानते हो उसको उलट दो, 1 अपान WNG, 1 अपान WNG बराबर क्या? GNW। और जब ये उलट जाएगा तो ये सब भी उलट जाएंगे, दैट इज इक्वल टू ANW अपान, और यहां पे क्या हो जाएगा? ANG। और फिर आप आ गया हो ANW, अभी हमने आपको समझाया, वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहां पे ANW है, तो अगर हम चाहें यहां पे तो क्या NW भी लिख सकते हैं सीधे, मतलब जल का यहां पे क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसी प्रकार यहां पे ANG लिखा है, वायु के सापेक्ष यहां पे क्या? कांच का अपवर्तनांक, जिसको अगर आप चाहो तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हो। यहां पे क्या? NG हो गया सीधे। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला ये निकला, आप देखते रहो, ये ठीक। आप भी कहोगे इतना कठिन ये सब फार्मूला कौन याद करेगा? कुछ नहीं याद करना है, एक तरीका आपको दिखाते हैं, आप खाली सुनो। जैसे WNG लिखा है, ठीक। आप देखो बाद में कौन है? G, ग्लास, उसको ऊपर लिखो, और पहले कौन है? W, उसको नीचे लिख दो, ठीक। और किसके सापेक्ष? वायु निर्वात के सापेक्ष। आराम से लग जाएगा। अभी तुरंत आपका एक न्यूमेरिकल इस पे लगवाते हैं, आप देखते रहो। या फिर यहां पे देखो GNW है, बाद में कौन है? W, तो जो बाद वाला है वो ऊपर चलाएगा, और जो पहले लिखा है वो नीचे आ जाएगा, और वायु के सापेक्ष लिख देना, अपने आप आपका फार्मूला आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये आप जानते हो कि अगर आपका ANG लिखा है तो बराबर 1 अपान यहां पे क्या हो जाएगा? GNA, या अगर GNA लिखना है तो 1 अपान क्या हो जाएगा? ANG। अब इसी पे एक आसान क्वेश्चन देते हैं इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो यहां पे, जानते हो इसमें 8 पार्ट हैं। 8 पार्ट अगर आप समझ गए तो हमको नहीं लगता कि अपवर्तनांक के बारे में कुछ और आपको जानने की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनना, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक बार आपको फिर याद दिलाएं, अभी हमने इसके पहले आपको बताया, वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो अगर हमने जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 कहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। अच्छा, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, वह कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है।
आप जानते हो 3 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.5 आएगा। 4 को 3 से डिवाइड करोगे 1.33 आएगा। तो चाहे पॉइंट में लिखो चाहे अपान में लिखो, थोड़ा आसानी हो जाएगी, अपान में लिखा जा रहा है। तो निम्न का मान बताओ। ठीक, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इस प्रकार से 8 पार्ट हैं। इस प्रकार से 9th नंबर पे कोई पार्ट अगर आपको समझ में आता होगा कि अगर उसका आंसर आपको नहीं मालूम है या कोई और पार्ट आपका बन सकता होगा तो कमेंट में आप हमको करके बताना। आप सुनो, सबसे पहले जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो आपको साफ साफ लिखा हुआ है 4/3, इसमें क्या लिखना, तो आपको समझाएं। हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, इसके सिंबल से भी पहचान कराना है। आप सुनो, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब आप जानते हो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक को आप कैसे लिखोगे, n, ठीक, और यहां पे w, और ये बराबर आपका हो जाएगा, जानते हो, ANW, और जो कि बराबर कितना, 4/3। मैं आप जानते हो वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए आपका NW लिखा जाएगा। देखो इधर अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, आप वहां पे एयर अपने आप मान लेना। ठीक उसी प्रकार जैसे यहां पे हमने कोई संख्या लिखी, कितना लिखा है, 5। अब अगर आपसे पूछें कि इसके पहले कौन सा सिंबल मानोगे, तो माइनस कभी नहीं कहोगे, आप हमेशा कहोगे प्लस। तो क्या प्लस कहीं लगा हुआ है, नहीं। अगर नहीं लगा तो भी क्या प्लस मानते हैं ना। उसी प्रकार से अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या एयर मानेंगे, अंडरस्टूड है। अच्छा, फिर आप आगे देखो, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको आप यहां पे क्या लिखोगे, n, और यहां पे क्या, g, Ng, और जो कि बराबर क्या हो जाएगा, ANG। ठीक, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 3/2। उसी प्रकार से आप आगे हो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, तो आप जानते हो किसके सापेक्ष, वायु के, तो आप जानते हो ए हम पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष होगा वो पहले लिखा जाएगा और जिसका होगा वो बाद में लिखा जाएगा। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ए पहले लिखा, अपवर्तनांक है तो n लिखा, जल है तो हमने यहां पे ANW लिखा, और आप जानते हो सामने तो लिखा है ANW बराबर NW बराबर कितना, 4/3। ठीक, तो आप जानते हो ये बराबर हो गया NW और बराबर कितना हो गया, 4/3। उसके बाद देखो, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, जल के, तो W आप पहले लिखो, फिर अपवर्तनांक को किसका, वायु का, WNA, और आप जानते हो WNA दैट इज इक्वल टू 1/ANW, या दैट इज इक्वल टू 1/NW, या आप यूं कह सकते हो 1/4/3, या बराबर कितना, 3/4। अगला आप देखना इसके बाद, फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको आप क्या लिखोगे, ANG, और अभी आपने देखा यहां A है ना वायु के सापेक्ष, तो इसको आप अगर चाहो तो आप यहां पे क्या, NG भी लिख सकते हो। ठीक, और ये बराबर कितना दिया हुआ है, 3/2, ये हो गया। फिर आप आगे चलो, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसके, कांच के सापेक्ष, तो G पहले लिखो, फिर अपवर्तनांक है n लिखो, और वायु का यहां पे A बाद में लिखो, तो ये बराबर हो जाएगा। फिर ये आप सुनो, 1/ANG, या इसी को अगर आप चाहो तो 1/NG, या फिर इक्वल 1/, देखो NG का मान कितना, 3/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। आगे देखना इसके बाद, फिर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान देना, पहले क्या लिखा है, जल, तो W लिखो, फिर बाद में क्या, कांच, तो N लिख के यहां पे क्या, G लिखो, WNG। अच्छा, बराबर क्या होगा, तो अभी हमने इसके पहले आपको समझाया था, जो बाद में लिखा है वो पहले ऊपर और जो पहले लिखा है वो नीचे, तो यहां पे बाद में क्या, G लिखा हुआ है ना, तो आप जानते हो ANG ऊपर हो जाएगा। ठीक, और पहले यहां पे W लिखा है तो यहां पे क्या, ANW। अच्छा, आप पूछोगे कैसे, इसके पहले जो आपने पढ़ाई करी है थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख लो, अभी हमने इसके पहले आपको समझाया। आप आगे देखना, या इसी को ANG लिखा है तो इसी को चाहो तो NG सीधे सीधे लिख दो, ANW लिखा है इसी को चाहो तो NW सीधे सीधे लिख दो। यहां पे आओ NG, तो NG की वैल्यू आप जानते हो 3/2, फिर NW कितना, 4/3। ठीक, ये बराबर हो गया, आप जानते हो ये 2 नीचे उतर आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे 3 × 3 और बटे 2 × 4 और बराबर कितना, 9/8। अगला अब इसके बाद देखना, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सिंबल क्या होगा, पहले कांच के सापेक्ष कह रहे हैं ना, तो G पहले लिखो, अपवर्तनांक का तो n लिखो, और किसका, जल का कह रहा है W बाद में लिखो। आप देखो जो बाद में है वो ऊपर और जो पहले वो नीचे, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे ANW और यहाँ पे ANG, फिर यहाँ पे इक्वल आओ। ANW का मतलब क्या हुआ, NW, और यहाँ पे क्या हुआ, NG, फिर यहाँ पे इक्वल आओ। NW, तो NW कितना 4/3, NG कितना 3/2, फिर डबल बटे के नाते ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3 बराबर 8/9। और जानकारी दें, आप विधिवत समझ जाओ, इसलिए इतना लंबा पैटर्न हम लेके चले। इतना लंबा पैटर्न लेके चलने की आवश्यकता नहीं थी, एक लाइन में आपका डायरेक्ट मौखिक आंसर आ सकता था। कैसे, आप देखो WNG अभी आपने कितना निकाला 9/8, तो GNW कितना होगा, उसी का उल्टा 8/9। ठीक, तो आप प्रॉपर वे में आप समझ जाओ, इसलिए पूरा प्रोसेस हम लेके चले, हर जगह पूरा प्रोसेस लेके चलने की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे चेंज करके आप अगर चाहो, जैसे 9/8 आपका यहाँ पे किसका मान है, WNG का है, तो GNW का मान 8/9 आप वहां पे लिख सकते हो। इस प्रकार से अपवर्तनांक की सारी वैरायटी आपने देखी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कोई अपवर्तनांक पे कोई और न्यूमेरिकल बन सकता होगा, तो आप खुद हमसे कमेंट करके आप पूछना, हम उसका आंसर आपको देंगे, अलग से वीडियो बना के आपको आंसर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप देखना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। शुरू करने से पहले आपको समझाएं, जब प्रकाश की कोई भी किरण किसी भी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से आप समझना, बहुत काम की लाइन है आपके। एक एक नंबर के अक्सर क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, उसमें भी आपको जवाब देने में आसानी होगी। एक बार फिर से अपनी लाइन हम रिपीट करें, जब प्रकाश की कोई भी किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो उसका सब कुछ बदल जाएगा, केवल आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। आप पूछोगे सब कुछ का मतलब क्या, जानते हो उसकी तीव्रता बदल जाएगी, विरल से सघन में गई तीव्रता घट जाएगी, विरल से सघन में गई उसका वेग घट जाएगा, उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको समझा, एक फार्मूला यहां पे देते हैं, कैसे निकालेंगे, कहीं अलग नहीं, अभी जो आपने पढ़ा है स्नेल का नियम और साथ ही साथ आपने क्या हाइगन का सिद्धांत आपने पढ़ा, दोनों को मिलाते हुए फार्मूला आपको देने जा रहे हैं। आप समझना, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, और इसी को आप बराबर क्या कहते हो, 1 and 2। ये लो 1 and 2 का मतलब क्या हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे ये स्नेल का नियम हो गया। अब इसी वीडियो में आपने इसके पहले आपने पढ़ा है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अच्छा, हाइगन आपको बता गए कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, V1 अपॉन V2। अब दोनों बातों को मिलाया गया, लाइन से लिखा हुआ है। अच्छा, V बराबर क्या होता है, N लैम्डा, आपने पढ़ा होगा। और जानते हो विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति को हम N से नहीं लिखते हैं, हम न्यू से लिखते हैं। इस प्रकार का एक सिंबल होता है न्यू। ठीक, न्यू लैम्डा 1। अच्छा, फिर यहाँ पे V2 मतलब क्या, दूसरे माध्यम में चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यू, और यहाँ पे क्या लैम्डा 2। अभी हमने आपको समझाया सब कुछ बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे 1 लगा, लेकिन न्यू में आपका 1 2 नहीं लगा, क्योंकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब इसको आप कैंसिल करो, तो आप जानते हो न्यू से न्यू यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो यहाँ पे कि साइन आई अपॉन साइन आर that is equal to 1 and 2 और that is equal to lambda 1 upon lambda 2। इस प्रकार से एक फार्मूला आपको मिला, जिसमें से महत्वपूर्ण लाइन आपकी ये है, ऐसे। अगर मान लो प्रकाश की चाल को हम C से लिखें, जैसे अक्सर विद्युत चुंबकीय तरंगों को C से लिखा जाता है, C बराबर कितना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखना, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल को C0 से लिखें। अब इसको चाहे C0 को चाहे C0 को, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बोलने में उचित लगे, ठीक है, दोनों उच्चारण में चलता है प्रथम है। अच्छा, यहां पे आओ, किसी अन्य पारदर्शी पदार्थिक माध्यम में, आप पूछोगे पदार्थिक माध्यम क्यों कह रहे हैं, पदार्थिक माध्यम इसलिए कह रहे हैं कि पारदर्शी तो निर्वात भी होता है, तो निर्वात छोड़ के कोई ऐसा माध्यम हो कि जो ठोस द्रव गैस में से उसका एग्जाम्पल हो, इसीलिए पदार्थिक माध्यम कहा गया। और ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखाई पड़े, तो किसी पारदर्शी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल को मान लो C से लिखें। ठीक, तो उसी पैटर्न पे अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू 1 and 2 और दैट इज इक्वल टू C0 अपॉन C, जिसमें पहला माध्यम क्या वायु निर्वात है और दूसरा माध्यम क्या है, कोई अन्य पारदर्शी पदार्थिक माध्यम कोई भी हो सकता है, वो जल भी हो सकता है, वो कांच भी हो सकता है, कोई अन्य माध्यम हो सकता है। अच्छा, फिर पूछोगे C0 क्या है, अभी आपने देखा वायु निर्वात में प्रकाश की चाल,
सी क्या है? किसी पारदर्शी पर यहाँ पे पदार्थिक माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो यूं भी कह सकते हो, आप सुनो, सी दैट इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1n2। इस प्रकार से जैसे कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाए कि वायु निर्वात में किसी तरंग की चाल इतनी है, ठीक है, और आप किसी अन्य माध्यम में तरंग की चाल बताओ जबकि माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहो तो आप न्यूमेरिकल यहाँ पे मिलेगा, आप आराम से लगाओगे। इस प्रकार से आप आगे देखना फिर सी नॉट अपॉन सी, ठीक, और दैट इज इक्वल टू 1n2। अच्छा, सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्डा। तो फिर आप आगे देखना, न्यू से न्यू कैंसिल, ये तो यहां पे फिर क्या बचा? लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1n2, ठीक। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट अपॉन 1n2। ये एक फार्मूला आपको मिल गया। मान लो कि न्यूमेरिकल आपको दे दें 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, 1.5 अपवर्तनांक वाले काट में से गुजर रही है, बताओ गुजरते समय उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बहुत आसान, हमने 5000 एंगस्ट्रॉम उसका दिया तो किसका मान हुआ? लैम्डा नॉट का, लैम्डा जीरो का। अपवर्तनांक हमने 1.5 दे दिया, नीचे रख दो, आप डिवाइड कर दो, जो निकल के आएगा उस माध्यम में तरंग दैर्घ्य निकल आएगा। जो भी आपने फार्मूला देखा उसी पर तुरंत एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप समझना। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में से होकर गुजरता है। इस दौरान कांच में से होकर गुजरने के समय उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सी नॉट। सी नॉट का मतलब क्या? वायु निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन सी, ठीक, दैट इज इक्वल टू एन जी। आप पूछोगे एन जी क्यों लिख दिया? आप जानते हो पहला माध्यम क्या? हवा निर्वात, और दूसरा माध्यम क्या? कांच। तो हमने एन जी लिख दिया, सी नॉट अपॉन सी दैट इज इक्वल टू एन जी। अच्छा, फिर आप आगे चलो, अब सी नॉट, तो आप जानते हो सी बराबर क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा, और यहां पे न्यू इंटू लैम्डा, लेकिन रुको, यहां पे सी नॉट है तो यहां पे लैम्डा नॉट, और यहां पे सी तो केवल लैम्डा। आप पूछोगे न्यू में क्यों नहीं लगाया? अभी हमने आपको समझाया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश करने जाएगी उसका सब कुछ बदल जाएगा, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका न्यू में कोई फेरबदल नहीं, ऊपर भी न्यू नीचे भी न्यू। अब ऊपर नीचे न्यू यहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा? आप कैंसिल करो, ये लो, यहां पे क्या? ए एन जी, ये हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? न्यू नॉट अपॉन ए एन जी। या फिर आप यहां पे आओ, न्यू नॉट, इसका मतलब क्या हुआ? वायु निर्वात में उसका तरंग दैर्घ्य कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे कितना हो गया? 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन ए एन जी। आप जानते हो अपवर्तनांक कितना है? 1.5, तो यहां पे 1.5 हो गया। अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है, 6000 है तो उसको हम चाहें तो 6 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम है, रहने दो, आप अपना आंसर भी एंगस्ट्रॉम में देना, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अपॉन 1.5, अब आप जानते हो यहां पे 1.5 है, यहां पे क्या 6 है। आप जानते हो 1.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, 15 चौको 60 होता है। 4 × 10⁻³ का मतलब क्या? 4000 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर निकल के आया। मतलब क्वेश्चन के अनुसार जो प्रकाश तरंग वायु निर्वात में चल रही थी जिसका तरंग दैर्घ्य कितना था? 6000 एंगस्ट्रॉम था। अगर वो 1.5 अपवर्तनांक वाले काट में से होकर गुजरे तो जितनी देर काट में से होकर गुजरेगी उसका तरंग दैर्घ्य बदल गया, वो कितना हो गया? 4000 एंगस्ट्रॉम। देखो, अपवर्तन से जुड़ी पूरी जानकारी को केवल एक लेक्चर में समेटना असंभव सा है। ये आपका ऑप्टिक्स का सीरीज 4 था। ऑप्टिक्स सीरीज 5 में अपवर्तन से जुड़ी अन्य टॉपिक जो हैं उसको भी हम समझाएंगे, जैसे ड्रॉ में डूबी कोई वस्तु की आभासी गहराई। आप जानते हो पानी भरा हुआ है, कोई रॉड आप उसमें डाल दो तो लगता है वो टूट गया, जबकि टूटता नहीं है। होता का निचला सिरा आपका जहां पे होता है वहां नहीं दिखता है, उससे कहीं डिस्प्लेस होकर दिखता है। कितना डिस्प्लेस होकर दिखता है हम उसका भी कैलकुलेशन आपको कराएंगे इसके बाद के लेक्चर में। आप साथ ही साथ आप पढ़ोगे पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, जिसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर आप पढ़ोगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण के बारे में, या फिर आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो, इसको भी आप पढ़ोगे। इसके तमामों आपको अनुप्रयोग आपको बताएंगे इसके बाद के ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 5 में। और साथ ही साथ जानते हो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से वो वर्क करता है। हमारे चैनल के लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर करो। हमारे जितने ही
सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, थोड़ा सा हमको भी हौसला मिलेगा, हम भी उत्साहित होंगे और आपके लिए और बेहतर करके आपको दिखाएंगे। ऑप्टिक्स सीरीज खत्म होते ही कमेंट में जो सीरीज आप कहोगे, जिस टॉपिक की सीरीज आप कहोगे, हम वो तैयार करके आपको देंगे, कठिन से कठिन टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से। तो दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं ऑप्टिक्स के अगले लेक्चर नंबर 5 में।